नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है? ठीक है, निम्नलिखित में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है? तो आशा और उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो में भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है व्यातीकरण, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है ध्रुवन, पोलराइजेशन। तो इस सवाल का आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन। ध्रुवन ही यह सिद्ध करता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, बात समझ गए? चलिए, जैसे देखिए व्यातीकरण है, तो व्यातीकरण के आपके सामने कुछ उदाहरण होगा। जैसे बोलेगा साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? साबुन का बुलबुला जो रंगीन दिखाई देता है वह किस कारण दिखाई देता है? व्यातीकरण के कारण। किसके कारण? व्यातीकरण के कारण। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ? देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, पारामैग्नेटिक है? ठीक है, पारामैग्नेटिक है। तो यह भी क्वेश्चन पिछले कुछ वीडियो में आया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, यदि याद है तब बताइए ऑप्शन, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? लोहा। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। चौथा क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होता है? पारामैग्नेटिक इसमें से क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको बता देते हैं पारामैग्नेटिक के कुछ उदाहरण हैं। देखिए क्या है? ऑक्सीजन पारामैग्नेटिक के उदाहरण है एल्युमिनियम है, सोडियम Na है। ठीक है, क्या है? पारामैग्नेटिक के कुछ उदाहरण हैं Na, सोडियम। ठीक है, क्रोमियम भी होता है। वैसे ही आपके सामने कुछ वर्ड आ जाएंगे प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय क्या है? प्रतिचुंबकीय में क्या होता है? आपका Zn होता है। ठीक है, Cu होता है और Ag होता है। ठीक है, यह क्या है? प्रतिचुंबकीय है। Au भी, Au का मतलब सोना, Zn मतलब जस्ता, Cu मतलब कॉपर मतलब तांबा, Ag मतलब चांदी। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय है। हीरा भी आपका प्रतिचुंबकीय, हीरा। तो देखिए, आपको बता देते प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है चुंबक के पास ले जाए तो इसमें क्या होगा? विकर्षण होगा। अनुचुंबकीय का मतलब होता है चुंबक के पास ले जाए तो ये क्या होगा? चिपकेगा। ठीक है, वैसे ही एक वर्ड आएगा आपके सामने लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय का मतलब लोहा जैसा होगा, चुंबक में सट जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है Fe क्या है? लोहा है। वैसे ही निकेल, वैसे ही आपसे क्या पूछा जाएगा? निकेल Ni, यह भी क्या है? लोह चुंबकीय है। ठीक है, कोबाल्ट, यह भी क्या है? आपका लोह चुंबकीय है। ठीक है, कोबाल्ट आपका क्या है? लोह चुंबकीय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ? देखिए, बोल रहा निम्नलिखित में से किसको वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है? ठीक है, वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। वाटर ग्लास देखिए क्या है? सोडियम सिलिकेट। वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, आपको सोडियम कार्बोनेट के बारे में पता होना। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा, धोबन सोडा। आपको कमेंट में सोडियम कार्बोनेट का क्या करना है? सूत्र बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है। ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। तो ध्वनि की चाल पर देखिए ताप का प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर, ठीक है। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, माध्यम का प्रभाव पड़ता, आर्द्र का प्रभाव पड़ता। तो इस सवाल को क्या बोला है, नहीं। ध्यान से देखिएगा, नहीं उसने पूछा है, ठीक है। तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब बढ़ जाए घट जाए ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप बढ़ने पे ध्वनि का चाल बढ़ता है, ठीक है। आपको पता है 1 डिग्री अगर सी हो तापमान बढ़ जाएगा तो ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। याद कर लीजिएगा, ठीक है। 0.61 मीटर पर सेकंड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो सुपर कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वह है आपका सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक J.H. वेन टांसले। क्या है, J.H. वेन टांसले। J.H. वेन टांसले आपका क्या है, सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। आपको कंप्यूटर के कुछ सवाल बता दें। कंप्यूटर के कुछ सवाल क्या होता है, आपसे पूछा क्या जाता है, ध्यान दीजिए। पूछा जाएगा RAM, रैम, रैम पूछा जाएगा। फिर आपको क्या पूछा जाएगा, रोम पूछा जाएगा। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यह क्या होता है, एक मेमोरी होता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आप क्या देंगे, इसका आंसर होता है यूनिवैक। क्या होता है, यूनिवैक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 6। प्रकाश का रंग क्या बोलता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ठीक है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग देखिए तरंगदैर्घ्य ऑप्शन है, वेग है, तीव्रता है, आयाम है। प्रकाश का रंग किस निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। किससे होता है, तरंगदैर्घ्य से होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने कुछ और भी बात पूछा जा सकता है। देखिए जैसे पूछा जाएगा आपको बता दें। आपको क्या पता है, हम क्या करते हैं, प्रिज्म, प्रिज्म से जब एक प्रकाश की किरण क्या करते हैं, गुजारते हैं तो वह 7 रंग में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इसके लिए आपको बता दें कि क्या होता है, VIB, विव, GYOR, ठीक है। यह 7 रंग में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल का है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, बैगनी का, ठीक है। और आप ये देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ से देखिए ज़्यादा तिरछा मुड़ रहा है, तो इसमें विचलन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो विचलन सबसे ज़्यादा होगा बैगनी का। विचलन सबसे कम किसका होगा, आर मतलब रेड का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए वायुमंडलीय दाब है के बराबर होता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, ऑप्शन देखिए क्या है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 10⁻4 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, 10⁻5 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है, 10⁻5 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उसको बोलते हैं एक बार। क्या बोलते हैं, एक बार। एक बार बराबर यह क्या होता है, यही होता है 10⁻5 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला जो यंत्र होता है इसको कहते हैं बैरोमीटर। इसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर
जैसे आपने देखा होगा कि आपके जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, वहाँ पे ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र होता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे पारा। तो सेम लगभग ऐसे ही क्या होता है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में भी क्या होता है, पारा होता है। ठीक है, तो पारा क्या होता है, तो इस पाठ्यांक बताता है जब पाठ्यांक बैरोमीटर का पारा एकाएक क्या होता है, नीचे गिर जाता है। इस स्थिति से पूछा जाता है एकाएक गिर जाए तो क्या होगा, तो तूफान आएगा। ठीक है, एकाएक गिर जाएगा तो तूफान आने की संभावना होता है। ठीक है, अगर फिर धीरे धीरे जब नीचे गिरेगा, इस स्थिति में क्या होता है, वर्षा होने की संभावना होती है। और जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो इस समय क्या होता है, दिन साफ होता है। यह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो बोलोमीटर जो यंत्र है वह क्या मापता है आपका, देखिए ऑप्शन है ऊष्मीय चाल, ध्वनि की तीव्रता, ऊष्मा विकिरण और क्या है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो बोलोमीटर क्या मापता है, ऊष्मा विकिरण। क्या मापता है, ऊष्मा विकिरण मापता है। ठीक है, ऊष्मा विकिरण मापता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए बता दूं। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है अमीटर। क्या आ सकता है, अमीटर। ठीक है, ए मीटर, METER, एमीटर। बोले अमीटर से क्या मापते हैं, तो आपको पता है, आप जान लीजिए अमीटर से हम मापते हैं विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान मापते हैं अमीटर से। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यह होता है एम्पियर। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है फैदोमीटर से क्या मापते हैं, तो फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप का पता लगाते हैं। ठीक है, एक एकदम बिल्कुल नया सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से क्या मापते हैं, तो सेक्सटेंट क्या है, ऊंचाई मापने के काम में आता है। ठीक है, सेक्सटेंट से क्या कहते हैं, कहीं दूरी जो होता है वो कोणीय दूरी मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाला रंग। ठीक है, देखिए रंगीन टेलीविज़न में, देखिए टेलीविज़न जब आप देखते हैं तो उसमें तो सब प्रकार का कलर दिखता है। तो सभी प्रकार का कलर उसमें यूज तो नहीं किया जाएगा। तो आप जान लीजिए कहीं भी किसी भी प्रकार के कलर को हम बना सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी कलर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी कलर हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग क्या होता है, लाल, हरा और नीला। क्या होता है, लाल, हरा और नीला। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीवी देख लिए, जैसे आप कहीं साइबर कैफे जाते हैं किसी चीज़ को प्रिंट करें तो हम कलर प्रिंट कराते हैं, उसमें भी कौन सा कलर डाला जाता है, यही लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग डाला जाता है। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछा जाता है सेकेंडरी कलर, द्वितीय कलर क्या होता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, पीला होता है, यानी कि पीला, पीला होता है, मैजेंडा होता है। ठीक है, पीला, मैजेंडा और क्या होता है, पीकॉक ब्लू, जिसको सियान भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, आपसे कभी कभी पूछा जाता है, देखिए आपको ये क्या, मैंने एक ट्रेंगल बनाया है। ठीक है, तो इस ट्रेंगल से आपको क्या करना है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर होता है लाल, यहाँ पर क्या होता है, लाल होता है, यहाँ पर क्या होता है, हरा। ठीक है, लाल, हरा, यहाँ पर क्या होता है, नीला। ठीक है, ऐसे हम दे दिए। तो देखिए लाल, हरा, नीला आप क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। ये क्या है, प्राथमिक रंग। यहाँ पर क्या होता है, पीला होता है। यहाँ पर क्या होता है, वही पीकॉक ब्लू, जिसको हम सियान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियान बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, मैजेंडा, मैजेंटा। ठीक है, मैजेंटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इससे आपको पता चल, यहाँ के बाद आप ऐसे करके देखेंगे, सबको यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे वाइट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, वाइट। ठीक है, इसका मतलब हुआ लाल और हरा को मिलाएंगे तो हमको क्या बन जाएगा, पीला। हरा और नीला को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सयान। ठीक है, लाल और नीला को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैजेंटा। ठीक है,
इसमें से, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि वाइट जो कलर होता है, वाइट कलर क्या होता है, सभी 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है। तो आप जानते हैं स्तनधारी क्या होता है। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको स्तनधारी कहते हैं। जैसे ह्यूमन क्या हो, स्तनधारी। गाय क्या हो, स्तनधारी। मंकी क्या होता है, स्तनधारी, ठीक है। एलिफेंट क्या होता है, स्तनधारी। वैसे इसमें से पूछ रहा है इसमें से स्तनधारी कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला पूछ रहा है, ठीक है। स्तनधारी कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए डॉल्फिन, डॉल्फिन आपका स्तनधारी है। किलर व्हेल, यह भी स्तनधारी है। उसके बाद क्या है, सी लायन, यह भी स्तनधारी। बचिया कौन सा, ब्लू शार्क। ब्लू शार्क स्तनधारी नहीं है। ब्लू शार्क क्या है आपका, स्तनधारी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाला प्रथम भारतीय। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाला प्रथम भारतीय। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाला जो प्रथम भारतीय है वह है राज रेड्डी। कौन सा है, डॉक्टर राज रेड्डी, ठीक है। डॉक्टर राज रेड्डी। यहाँ पर एक कंप्यूटर से संबंधित एक सवाल आपको बता देता हूँ कि आपसे पूछा जाएगा DOS, क्या पूछा जाएगा, डॉस। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में 4GLS है, क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में 4GLS क्या है। कंप्यूटर के क्षेत्र में 4GLS क्या है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में 4GLS, ठीक है, यह जो है, यह देखिए सबसे छोटा बाइट यह नहीं है, सबसे अच्छा भाषा यह नहीं है, ठीक है। उसके बाद तर्क सिद्धांत पर आधारित भाषा यह भी नहीं। नई उच्च स्तरीय भाषा, यह क्या है, 4GLS क्या है, नई उच्च स्तरीय भाषा है। देखिए, ठीक है, कंप्यूटर संबंधित भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या होगा, नई उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है, ठीक है। तो डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है, ये इसका आंसर क्या होता है, यह एक ही दिशा में बहता है। क्या होता है, एक ही दिशा में बहता है, ठीक है। डायोड में धारा एक ही दिशा में बहता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको बता दें, जैसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो यह बना होता है टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, W होता है। टंगस्टन का गलनांक कुछ होता है, इसका गलनांक लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। 3500 से 3700 आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं पर कुछ और क्वेश्चन आपके लिए बता दें। जब हम धारा की बात कर रहे हैं तो देखिए आपको बता दें, एक धारा का नाम होता है AC, दूसरा का नाम होता है DC। क्या नाम होता है, DC। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करेंट, DC का मतलब होता है डायरेक्ट करेंट। आपके घरों में जो बिजली पंखा ये सब जो चल रहा है वो क्या होता है, AC करंट होता है। आप जब क्या लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर क्या करता है, AC को DC में, ठीक है, कन्वर्ट करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक गोलाकार, एक घनाकार और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री C तक गर्म किए जाते हैं
और ठंडे होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, उनमें से कौन प्लेट शीघ्रता से ठंडा होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ देखिए गर्म करने का हम जैसे जैसे हीट देंगे वैसे वैसे गर्म हुआ, जब उसको छोड़ देंगे तो ठंडा होने की दर डिपेंड करता है किसका क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए गोलाकार किस चीज़ को छोड़ेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वह क्षेत्रफल, गोलाकार क्षेत्र का मतलब होता है सबसे कम क्षेत्रफल होना, गोलाकार क्षेत्रफल का मतलब सबसे कम। घन लेंगे तो घन भी क्या होगा, देखिए घन को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्षेत्रफल तो होगा, लेकिन मेरे पास एक डायरेक्ट वृत्ताकार की बात किया है। ठीक है, तो वृत्ताकार में क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, इसलिए वृत्ताकार जल्दी ठंडा होगा। इस सवाल का आंसर क्या है यहाँ पे, वृत्ताकार। ठीक है, सवाल का आंसर क्या होगा, वृत्ताकार। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या है, अगर प्रकाश का अपवर्तन कोण 90 है और अपवर्तन के बाद 30 डिग्री, तो माध्यम का अपवर्तन या सूचकांक क्या है। ठीक है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन के बाद 30 डिग्री, तो माध्यम का अपवर्तन सूचकांक क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये अपवर्तनांक के बारे में बात करता है। अपवर्तनांक क्या होता है आपका म्यू, म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो साइन आई, जैसे देखिए आपको बता दें, ऐसे प्रकाश आया है, ऐसे गया है और ऐसे करके देखिए थोड़ा सा मुड़ गया होगा, यहाँ का जो कोण होगा उसको कहेंगे आपतन का कोण, यहाँ का जो कोण होगा इसको कहेंगे परावर्तन का, अपवर्तन का कोण। ठीक है, तो साइन आई कितना है 90 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1, और नीचे क्या है साइन आर वह है 30, यह है क्या है साइन 30 का मान होता है 1/2। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे 2 ऊपर जाएगा, तो इसलिए म्यू का वैल्यू क्या होगा, म्यू मतलब अपवर्तनांक यहाँ पे सूचित करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2। इस सवाल का आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम जर्म किसकी उत्पत्ति करते हैं। प्लाज्मोडियम, देखिए प्लाज्मोडियम के लिए क्या होता है, मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अब देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम मलेरिया का वाहक जो मच्छर होता है वह होता है एनाफ्लीज मच्छर। क्या होता है, एनाफ्लीज, क्या होता है, एनाफ्लीज मच्छर, इसका क्या होता है, वाहक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हैजा। हैजा नामक बीमारी किसके कारण होता है, यह होता है ब्रीवियो कॉलरी के नाम, किसके नाम होता है, ब्रीवियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इससे क्या प्रभावित होता है, हैजा से आंत प्रभावित होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, सोने की बीमारी। तो सोने की बीमारी किसके कारण है, ट्रिपेनोसोमा, क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा, क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। ठीक है, या कौन सा सोने की बीमारी, ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। ठीक है, इसका जो वाहक मक्खी होता है वह होता है सीसी मक्खी, क्या होता है, सीसी मक्खी इसका वाहक होता है ट्रिपेनोसोमा के लिए, यानी सोने की बीमारी के लिए। इससे प्रभावित जो अंग होता है वह मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, समझे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। देखिए ऑप्शन है 100 से 250, 100 डिग्री,
250 से 500, और ऑप्शन क्या है 500 से ऊपर। ठीक है, तो विकिरण तापमापी से इसमें ऑप्शन के हिसाब से 500 से ऊपर होगा इसका आंसर। 500 से ऊपर अगर तापमान मापना हो तो हम क्या किसका यूज करेंगे, विकिरण पायरोमीटर थर्मामीटर का। ठीक है, विकिरण पायरोमीटर थर्मामीटर का। जैसे सूर्य का ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता दें। ठीक है, किसी वस्तु का जो तापमान होता है कम से कम, ठीक है, कम से कम कितना होता है, -273। ठीक है, -273 डिग्री सी होता है। ठीक है, यानी कि 0 के, इसको क्या बोलते हैं, 0 के, यानी किसी वस्तु के तापमान सबसे कम हो सकता है जो कि होता है परम शून्य तापमान। 0 के को हम क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट तापमान की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन जो है वह है 18 नंबर। विशिष्ट गुरुत्व 0.85 वाले तेल में डूबी हुई वस्तु द्वारा कितनी गहराई पर 8.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव अनुभव किया जाएगा। ठीक है, तो दबाव आपको बता दें क्या क्या होता है। P बराबर जो होता है क्या होता है, विशिष्ट ग्रेविटी, G होता है और H होता है। ये फॉर्मूला होता है। इसका जब हम लोग यूज करेंगे तो इस यूज करने के बाद H बराबर जो होता है, H बराबर हमको आ रहा है 100 मीटर। क्या आ रहा है, 100 मीटर। इस सवाल का आंसर क्या होता है, 100 मीटर। यह जो P है आप देख रहे हैं यहाँ P जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, यह रो जैसा है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप इस सब का वैल्यू दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के लिए अत्यंत अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। भारत के लिए अत्यंत अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, देखिए पारंपरिक ऊर्जा क्या होता है, पारंपरिक ऊर्जा होता है जो ख़त्म हो जाता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अपारंपरिक ऊर्जा जो होता है, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा भी बोलते हैं, वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो जिसमें देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें से कौन सा, इसमें सभी से अपरंपरागत ऊर्जा मतलब सभी नवीकरणीय, लेकिन भारत के संदर्भ में पूछा। ठीक है, भारत के लिए पूछा, किसी और देश के लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन भारत के लिए पूछा। ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी भारत के लिए क्या है, सबसे आसान क्या है, सौर ऊर्जा। भारत के लिए क्या है, सौर ऊर्जा ही है और कुछ नहीं है। तो पता चल गया आपको। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक होता है। नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कौन सा होता है। देखिए चावल से नहीं होता, गेहूं से नहीं होता, बीन्स से नहीं, बीन्स से होता है। बीन्स का मतलब क्या होता है, दलहन। कोई भी आप दलहन वाला पौधा लगाइएगा तो वहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण इसको बोलते हैं। तो इसको अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्या है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कहलाता है। ठीक है, यह क्रिया कुछ जीवाणुओं एवं शैवालों द्वारा होता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ है, एक शैवाल का नाम है क्या है आपका, नोस्टॉक। क्या नाम है, शैवाल का नाम है नोस्टॉक। नोस्टॉक दूसरा होता है एवं एनाबीना। क्या नाम है, नोस्टॉक एवं एनाबीना। ठीक है, नोस्टॉक एवं एनाबीना जो क्या है, यह क्या आपका शैवाल है। यह क्या है, शैवाल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है,
एक और होता है कुछ जीवाणु के नाम जो होते हैं वह कहता है सीडोमोनास। सीडोमोनास क्या है, जीवाणु है, यह भी क्या करता है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कंपाइलर है एक। कंपाइलर है एक, तो कंपाइलर क्या है आपका, कंपाइलर कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंपाइलर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑप्शन है, यह वह प्रोग्राम है जो एक उच्च स्तरीय भाषा से दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। यह वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में अनुवाद करता है। तो कंप्यूटर, ये जो कंपाइलर है वह क्या है, यह एक भाषा है, प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में क्या करता है, अनुवाद करता है। ठीक है, क्या करता है, अनुवाद करता है। चलिए आगे पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से मैनिस कम होता है। ठीक है, देखिए पारा को जब रखिएगा, जैसे ये बर्तन है, इसमें क्या कीजिएगा, एक केस नली डालिए, मतलब पतला सा नली डाल दीजिए। ठीक है, पतला सा आप क्या कीजिए, नली डाल दीजिए। इसमें पारा जब भरेगा तो इसमें दिखेगा तो ऐसे करके दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर तो ये क्या दिखता है, उत्तल। तो पारा में जब भरते हैं तो क्या दिखता है, उत्तल दिखता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसमें वाटर भरते, जैसे ये बर्तन है, इसमें आप पाइप डालते, ठीक है, तो पाइप डालते, तो इसको जब देखते तो आपको ऐसे दिखता। ठीक है, कैसे दिखता, अवतल। बात समझ गए हैं। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो कैसा मेनिस्कस होता है, तो उत्तल होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तल होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, ए में है BCG, बी में है विटामिन, सी में है रक्त परिसंचरण। तो BCG क्या है, टीका है। ठीक है, विटामिन, तो विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने किया था। रक्त परिसंचरण किसने किया था, कार्ल लैनिस्टर। तो BCG क्या है, यूरिन क्लोमेट। यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया, तीनों के तीनों क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि 1 2 3, 1 2 3 किस में है, 1 2 3 इसमें है, बी नंबर ऑप्शन में है। यही बी नंबर ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन बता दें। इसमें देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि विटामिन ए और विटामिन बी, इसका खोज किसने किया, तो विटामिन ए और बी के खोज के लिए, ठीक है, इसका नाम है मैकुलन। क्या नाम है, मैकुलन। ठीक है, ऐसे पूछेगा विटामिन सी का खोज किसने किया, इसका नाम है हॉलकट। क्या नाम है, हॉलकट। विटामिन सी के लिए कौन है, हॉलकट। विटामिन सी के लिए हॉलकट। ठीक है, विटामिन सी के लिए हॉलकट। और दूसरा देखिए, विटामिन डी की जब बात करेगा, ठीक है, विटामिन डी की बात करेगा तब आप क्या बोलेंगे, इसका नाम है हॉपकिंस। ठीक है, यानी कि ए बी का खोज किसने किया है, यह होगा मैकुलन। विटामिन सी का खोज किसने किया है, यह होगा हॉलकट। विटामिन डी का खोज किसने किया है, यह होगा हॉपकिंस। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण क्या है। तो धुएं के पार किसी वस्तु को देखते तो वह हिलती दिखाई देता है। यह क्या होता है, यह अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कुछ और भी उदाहरण होते हैं, जैसे बोलेगा आकाश में तारे का टिमटिमाना, यह किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, यह देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप मृग मरीचिका देखते हैं, हीरे का चमकना वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच में आए दरार किसके कारण होता है, चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है,
अब देखिए प्रकीर्णन, प्रकीर्णन में आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, यह प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले का रंग किसके कारण दिखाई देता है, चमकीला, तो यह दिखाता है व्यातीकरण के कारण। ठीक है, पंगनी के ऊपर तेल का परत का चमकना, यह भी क्या होता है, व्यातीकरण के कारण दिखाई देता है। ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, यह किसके कारण दिखता है, प्रकीर्णन के कारण दिखता है। खतरों के संकेत के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लाल रंग का किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, समझ गए बात। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह देखें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, सोनोग्राफी कब की जाती है। सोनोग्राफी वृक्क की पथरी को महीन करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। रेशे युक्त ऊतकों को नष्ट करना, यह भी नहीं है। अंतरंग अंगों का चित्र, अंतरंग अंगों का चित्र लेने के लिए सोनोग्राफी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 25 क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। तो आशा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।